देखिए, पिछले दिन हमने आपको पढ़ाया था कि रदरफोर्ड ने अपना अल्फा कण प्रकीर्णन किया। अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के आधार पर उन्होंने परमाणु के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए। इन्होंने उस अल्फा कण प्रकीर्णन के आधार पर 5 महत्वपूर्ण बिंदु दिए। ठीक है, हालांकि 5 नहीं दिए, ये तो पहले 4 ही थे, लेकिन एक पॉइंट इनको बाद में मजबूरी में बनाना पड़ा। कैसे बनाना पड़ा देखते हैं। देखिए, सन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग के आधार पर प्रयोग कौन सा था? अल्फा कण प्रकीर्णन। अल्फा कण प्रकीर्णन, ठीक, ये इनका प्रयोग था। अपने प्रयोग के आधार पर, मतलब अल्फा कण प्रकीर्णन के आधार पर परमाणु की व्याख्या की जिसमें इन्होंने बताया, जिसमें इन्होंने 5 महत्वपूर्ण बिंदु दिए। 5 महत्वपूर्ण बिंदु दिए। पहला बिंदु क्या था? पहला बिंदु इनका था कि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन है। परमाणु विद्युत रूप से उदासीन है। इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी प्रोटॉनों की संख्या। हम चाहें तो आपको पहले बता चुके हैं, ऐसे अगर लिखा तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, अगर P लिखा है और प्लस लगा, इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या है। ठीक है, मतलब इन्होंने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर किसकी होती है? प्रोटॉनों की संख्या के। ठीक है, अच्छा, दूसरा पॉइंट इन्होंने दिया और दूसरे पॉइंट में इन्होंने बताया, देखिए इसका मतलब आप समझते हैं, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋणात्मक आवेश होता है उतना ही एक प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को 0 कर देता है, या एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को 0 कर देता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, तभी तो आवेश 0 होगा, बराबर होता है। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि परमाणु जो है, परमाणु खोखला होता है। परमाणु खोखला होता है, ठीक है। यह मतलब परमाणु 2 भागों से मिलकर बना होता है, 2 भागों से मिलकर बना होता है, नंबर फर्स्ट 2 भागों से मिलकर बना होता है। जैसे लिख देते हैं परमाणु, इसके कौन कौन से 2 भाग होते हैं? एक होता है नाभिक, ठीक है, और दूसरा होता है नाभिक के चारों ओर का, खाली स्थान। ठीक है ना? ठीक है, एक होता है नाभिक और दूसरा होता है नाभिक के चारों ओर का खाली स्थान। तो 2 पॉइंट इनके ये हो गए। आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर हम मान लें कि ये परमाणु है तो इसके बीच में ये नाभिक है, ठीक है, ये हो गया नाभिक
और ये वाला भाग हो गया खाली स्थान। ठीक है, नाभिक के चारों ओर का खाली स्थान। तीसरे पॉइंट में इन्होंने बताया कि नाभिक जो है ये प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से मिलकर बना है। नाभिक प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से मिलकर बना है। कहने का मतलब ये है कि नाभिक जो है इसमें केवल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। यस सर। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसका मतलब फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? इलेक्ट्रॉन नाभिक के इसका बाहर मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? तो इसके लिए चौथे पॉइंट में इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर खाली स्थान में नाभिक की परिक्रमा करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? परिक्रमा करते रहते हैं। चौथा पॉइंट उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है भाई क्या कहते हैं, नाभिक जो है तो प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों के से मिलकर बना ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है इस नाभिक के, जैसे ये हो गया परमाणु और ये हो गया नाभिक। नाभिक बना है प्रोटॉनों प्लस और न्यूट्रॉनों के कारण। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों ओर जो है वृत्तीय मार्ग में ऐसे चक्कर करते रहते हैं, परिक्रमा नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। और जैसे ये पॉइंट इन्होंने बताया, कुछ वैज्ञानिक सामने आए और उन्होंने अपना जो है लेख लिखा और इनसे कुछ क्वेश्चन पूछे। इनसे क्वेश्चन क्या पूछे? क्वेश्चन इनसे ये पूछा कि आपको पता है, मतलब इन्होंने रदरफोर्ड ने बताया है या पहले से हम खुद जानते हैं कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, कैसा? ऋणात्मक आवेश ये होते हैं आकर्षित। क्या होते हैं? आकर्षित होने का मतलब है कि धन जो है ऋण की तरफ और ऋण जो है धन की तरफ आने की कोशिश करेगा। यहाँ पर ये नाभिक जो है ये कैसा है? धनावेशित। नाभिक कैसा है? धनावेशित। और इलेक्ट्रॉन कैसा है? ऋणावेशित। अब आप लोगों के दिमाग में भी आ रही होगी ये बात, और उन वैज्ञानिकों के दिमाग में भी ये बात आई कि जब ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश आकर्षित होते हैं तो फिर ये इलेक्ट्रॉन इस के चारों ओर चक्कर कैसे करेगा? वो तो डायरेक्ट जाके इससे जुड़ जाएगा। फिर से समझिए, जैसे आपके पास दो चुंबक हों और चुंबक जो दो होंगे, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और जैसे आप इसके संपर्क में साउथ पोल लाएंगे तो ये एक पास रुकेंगे नहीं। जैसे चुंबकीय मतलब क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं ये यन से निकलती हैं ऐसे, चलो इसको बाद में समझा देंगे, ठीक है? ऐसे निकलती हैं तो ये आकर्षित हो जाएंगे, आपस में चिपक जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो ऋण आवेशित हैं, कैसे हैं? ऋण आवेशित हैं। ये फिर इसके चारों ओर चक्कर कैसे कर सकते हैं? वो तो इससे जुड़ने की कोशिश करेंगे। इनको रोक आखिर कौन रहा है? अगर आपसे ही कह दिया जाए कि एक बीच में बड़ा सा लोहा रख दिया जाए या चुंबक रख दिया जाए
उसके चारों तरफ चुंबक जो है घुमाया जाए, तो उसको अगर हम हाथ से मजबूती से पकड़ेंगे नहीं तो वो तो जाके चिपक जाएगा उसमें डायरेक्ट। वो ऐसे गोल गोल क्यों घूमेगा? ये बात जब इनसे पूछी गई तो इनका ये परमाणु जो है परमाणु मॉडल ये होने लगा फेल। मतलब ये फेल ऐसे होने लगा कि उन लोगों ने कहा अगर ये ऋणावेश है धनावेश है तो फिर ये चारों तरफ चक्कर करेंगे ही नहीं। आप एक बीच में चुंबक रखिए, चारों तरफ से नट रख दीजिए लोहे के, वो चारों तरफ नहीं घूमेंगे, वो सब जाके सीधे सीधे चिपक जाएंगे, है नहीं? और अगर ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक में गिर गया तो जितने प्रोटॉन, इन्होंने बताया, पहले भी बता चुके हैं वैज्ञानिक कि जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन होते हैं, तो एक प्रोटॉन को एक इलेक्ट्रॉन जीरो कर देगा, खत्म कर देगा। तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो सारे जाके एक एक प्रोटॉन को खत्म कर देंगे और पूरा परमाणु जो है जीरो हो जाएगा। इस आधार पर परमाणु का अस्तित्व ही नहीं बचेगा, परमाणु बचेगा ही नहीं, परमाणु भी समाप्त हो जाएगा। अरे ऐसे आप समझिए, मान लीजिए थोड़ी सी आग है कोयले रूप में, है नहीं? आप उस पर थोड़ा सा पानी अगर डालोगे तो ये आग तो बुझेगी, साथ में जल भी वाष्प बन के उड़ जाएगा। मतलब जल भी समाप्त हो जाएगा, आग भी समाप्त हो जाएगा। समझ पाए हो? तो ऐसे ही यहाँ धनात्मक और ऋणात्मक आवेश आपस में मिलकर जीरो हो जाएंगे, जिससे परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस बात को, इन प्रश्नों को सुनकर, इनको ध्यान में रखकर रदरफोर्ड जी ने अपना एक 5वां पॉइंट दिया। ठीक है, और वो 5वां पॉइंट क्या था? वो 5वां पॉइंट था कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर करते हैं तो उन पर नाभिक के कारण लगता है आकर्षण बल। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो नाभिक के द्वारा, नाभिक के द्वारा लगा, तो नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर लगा आकर्षण बल, लगा आकर्षण बल, नाभिक जो है ये इस इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगाएगा, अपनी ओर खींचेगा। ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उसी प्रश्न का कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर चक्कर करेगा तो नाभिक धनावेशित है तो ये इसको अपनी ओर खींचेगा। तो इन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं तो नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों पर लगा आकर्षण बल जो है, वो लगा आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन पर लगे अपकेंद्र बल के, अपकेंद्र बल के कारण, या बल के कारण कह लो या बल से कह लो, निरस्त हो जाता है, निरस्त हो जाता है। अब ये आखिर अपकेंद्र बल क्या होता है? पहले आप समझिए अपकेंद्र बल। ये आकर्षण बल तो आप जानते हैं, समझना है अपकेंद्र बल। जैसे हम हाथ में अपने एक रस्सी लें, ठीक है, और उस रस्सी में एक कोई वजन पत्थर का टुकड़ा बांधे या कोई लोहे का बोल्ट बांधे और इस रस्सी को हाथ में पकड़कर हम ऐसे गोल गोल घुमाएं, ऐसे गोल गोल घुमाएं, तो वो पत्थर का टुकड़ा जो होगा, जो रस्सी में बंधा है, वो हर समय इस दिशा में जाने की कोशिश करेगा, बाहर जाने की कोशिश करेगा। अगर आपकी रस्सी कमजोर हुई और पत्थर वजन हुआ तो रस्सी या धागा टूट भी सकता है।
रस्सी या धागा टूट भी सकता है। तो हमने क्या बताया है कि जो रस्सी हाथ से हम पकड़े हैं वो समझिए है आकर्षण बल नाभिक के द्वारा। ये मान लीजिए नाभिक है, ये परमाणु है, तो ये लग रहा है आकर्षण बल। कौन सा बल? आकर्षण बल। जो नाभिक लगा रहा है इलेक्ट्रॉन पर। जैसे हम हाथ में रस्सी पकड़े हैं, रस्सी को घुमा रहे हैं, तो हर समय रस्सी पत्थर को अपनी ओर खींच रही है, तभी तो प्रवलयाकार मार्ग में घूम रहा है। प्रवलय नहीं, वृत्तीय मार्ग में घूम रहा है। अगर रस्सी टूट जाए या हमारे हाथ से छूट जाए, अगर रस्सी टूट जाए या हमारे हाथ से छूट जाए, उस स्थिति में अगर यहाँ से आकर्षण बल खत्म कर दिया जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा ये ऐसे प्रवलयाकार मार्ग में बाहर निकल जाएगा। जैसे आप रस्सी को छोड़ दीजिए घुमाकर, तो पत्थर दूर चला जाएगा, फिर गोल गोल नहीं घूमेगा। तो जो बल उस पत्थर को हमसे दूर ले जाएगा, हमारे हाथ से दूर ले जाएगा, वही है अपकेंद्र बल। क्या है? अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल हर समय बाहर जाने की कोशिश करेगा, और जो आकर्षण बल है ये हर समय इसको अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर करते रहते हैं। और ये अपकेंद्र बल जो है, ये अपकेंद्र बल जो है, ये इलेक्ट्रॉन को नाभिक में गिरने नहीं देता है, ये हर समय बाहर खींचता है। और ये बाहर खींचता है, और नाभिक के कारण लगा आकर्षण बल, नाभिक के कारण लगा आकर्षण बल इसको दूर नहीं जाने देता है, वो हर समय अंदर की ओर खींचता है। आकर्षण बल अंदर खींच रहा है, अपकेंद्र बल बाहर खींच रहा है। समझ पा रहे हो? इसलिए वो गोल गोल, जैसे हमने हाथ में पत्थर बांध के घुमाया रस्सी से, धागे से, तो गोल गोल ही घूमता रहता है। अब उस पत्थर पर दो बल हमेशा लगते रहते हैं, वो आप अपने हाथ से महसूस कर सकते हो। एक तो ये कि आपका हाथ अगर आप मजबूती से नहीं रोकोगे तो वो खींचना चाहेगा, पत्थर जो है आपके हाथ को खींचना चाहेगा। तो जो बल आपके हाथ को खींच रहा है वही अपकेंद्र बल है। और अगर गलती से आपसे रस्सी छूट गई, आपने छोड़ दी, तो पत्थर गोल नहीं घूमेगा, वो प्रवलयाकार मार्ग में चला जाएगा। और वो प्रवलयाकार मार्ग में जो जाएगा वो मेन कारण होगा अपकेंद्र बल। ठीक है? और आपने जो रस्सी पकड़ रखी, रस्सी के कारण जो बल पत्थर पर लग रहा है वो लग रहा है आकर्षण बल। ठीक है? इसके कारण वो गोल गोल घूमता रहता है। किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में ना तो इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक में गिरेगा, और ना ही इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाएगा, वृत्तीय मार्ग में चक्कर करता रहेगा। अभी तो बहुत कम है, इसके बाद अलग अलग वैज्ञानिक आएंगे, वो अपने अपने एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रयोग करेंगे, बताएंगे, और उनके अनुसार जो है किसी के कुछ पॉइंट गलत होंगे, कुछ सही होंगे, वो आगे चलता रहेगा। ठीक, 2-4 दिन और चलेंगे। ठीक है, तो आप इनको जो है नोट कर लीजिए।